हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 66 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम से संबंधित प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पाई शहरों में से कौन से भारत में स्थित हैं? रंगपुर, रोजड़ी, चनहूदड़ो, सुरकोटदा, सुतका गैंडोर। देखिए, रंगपुर और रोजड़ी ये दोनों गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में है, यानी ये आपके गुजरात रीजन में है। चनहूदड़ो जो है ये मोहनजोदड़ो के दक्षिण में 140 किलोमीटर दक्षिण में आप चलेंगे तो सिंध प्रांत में ये पड़ता है, यानी ये पाकिस्तान में है। सुरकोटदा जो है ये भी आपका गुजरात में है, यानी ये भारत का ही है। सुतका गैंडोर जो है ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहां पर आपका तीसरा और पांचवा गलत हो जाएगा, 1, 2 और 4 सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का सी। केवल 1, 2 और 4 वाले शहर जो है ये भारत में पड़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। इस छाया पुतली कला में उन पुतलियों का उपयोग किया जाता है जो आकार में बड़ी होती हैं और उनके कमर, कंधे, कोहनी और घुटनों में जोड़ होते हैं। पुतलियां दोनों तरफ से रंगी जाती हैं जिससे पर्दे पर रंगीन छाया पड़ती है। पुतली नाटकों का संगीत मुख्यतः शास्त्रीय संगीत होता है और पुतली नाटकों के विषय रामायण जैसे महाकाव्यों से लिए गए होते हैं। यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में प्रचलित है। उपरोक्त परिच्छेद में पुतली कला के निम्नलिखित रूपों में से किसका वर्णन किया जा रहा है? बोमालट्टा, तोलू बोमालट्टा, यमपुरी, पावाकूथू। जिस छाया पुतली कला का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है तो वह तोलू बोमालट्टा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सेकंड का बी वाला, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े की पुतलियों का नृत्य होता है। तोलू बोमालट्टा जो है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की छाया पुतली परंपरा है। इसमें सर्वाधिक विलक्षण इसकी विशेषता जो है इसका विशाल आकार होता है। इन पुतलियों की ऊंचाई 120 से लेकर 180 सेंटीमीटर और करीब कई बार लगभग 2 मीटर तक होती है। यहां पर इनमें पुतलियों में जो विषय होते हैं तो इनके विषय रामायण, महाभारत और पुराणों से लिए जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का बी वाला, तोलू बोमालट्टा। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा भारत के आस्तिक दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? योग, न्याय, वैशेषिक, आजीवक। देखिए, जो आपके हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांत हैं उनकी संख्या 6 है, और ये दार्शनिक सिद्धांत जो हैं ये आपके वेदों में, इनके अलावा कर्मकांडी जो वर्चस्व है इसके दावे को स्वीकार करते हैं। तो यहां पर आपका सांख्य दर्शन है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, वेदांत या उत्तर मीमांसा है। तो ऐसे करके 6 सिद्धांत या 6 दार्शनिक सिद्धांत जो हैं ये आपके आस्तिक सिद्धांत हैं, यानी कि ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं। वहीं जो आपका आजीवक संप्रदाय है ये नास्तिक संप्रदाय है। लगभग बौद्ध धर्म के उदय के समय ही धार्मिक भिक्षुओं का एक संप्रदाय आजीवक था जो नास्तिक विचार रखता था। संक्षिप्त अर्थ में यह नाम जो है मक्खली गोसाल के अनुयायियों के लिए प्रयुक्त किया गया है, लेकिन व्यापक अर्थों में इसका उपयोग उन लोगों के लिए भी किया गया है जिन्होंने विविध तरीकों से नास्तिक उपदेश दिए हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का डी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, गुप्त काल की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यह आपको बताना है। गुप्त काल में जाति व्यवस्था कठोर हो गई थी। स्त्रियों एवं शूद्रों को धार्मिक ग्रंथों को सुनने की अनुमति थी। उच्च वर्ग की महिलाएं अपनी आजीविका कमाने के लिए स्वतंत्र थीं। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। गुप्त काल में समाज की संरचना एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी और जाति व्यवस्था यहां पर कठोर हो गई थी क्योंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व लगातार इसमें बढ़ रहा था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर जो है यहां पर बोला कि स्त्रियों शूद्रों को धार्मिक ग्रंथों को सुनने की अनुमति थी। देखिए, गुप्त काल के दौरान शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। उन्हें रामायण, महाभारत और पुराणों जैसे धार्मिक ग्रंथों को सुनने की अनुमति थी। शूद्रों की तरह स्त्रियों को भी धार्मिक ग्रंथों को सुनने की अनुमति थी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। तीसरा वाला कथन यहां पर सही नहीं है। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई। समाज में स्त्रियों को पूर्णतः पुरुषों के अधीन कर दिया गया, किंतु इस बात पर बल दिया गया कि पुरुषों द्वारा उनकी सुरक्षा तथा उनके साथ उदारतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। गुप्त काल में उच्च वर्ग की स्त्रियों की आजीविका की स्वतंत्रता के मामले में उनके स्रोत तक पहुंच नहीं थी। तो यहां पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है चौथे का ए वाला, केवल 1 और 2।
5वां प्रश्न है आपका, मौर्य काल के संदर्भ में पतिवेदक थे अशोक के धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभारी अधिकारी, कानूनों की व्याख्या हेतु अधिकारी, अशोक के दरबारी कवि, लोगों की समस्याओं के विषय में सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी। देखिए, अशोक के शासनकाल के दौरान लोगों की समस्याओं का निराकरण करने और उनके बारे में नियमित रूप से सूचना एकत्र करने के लिए व्यवस्था की गई थी। लोगों की समस्याओं के बारे में अशोक को हर समय सूचना प्रदान करने के लिए पतिवेदक नियुक्त किए गए थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है 5वें का डी वाला, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है संवाददाता। 6वां प्रश्न है आपका, यह एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है जहां एकास्प पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडराय द्वारा बनवाया गया था। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित धार्मिक स्थलों में से किसका वर्णन किया जा रहा है? दिलवाड़ा, पावापुरी, श्रवण बेलगोला, खजुराहो। देखिए, यहां पर श्रवण बेलगोला का वर्णन किया जा रहा है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में एक प्रमुख जैन स्थल है और कर्नाटक में जैन मंदिरों की एक समृद्ध धरोहर है। यहां गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति है। यह ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित भगवान बाहुबली की मूर्ति है जो 18 मीटर या 57 फीट ऊंची है और एकास्म पत्थर से बनी है। इसके अलावा ये बिना किसी सहारे के खड़ी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह बिंदगिरी पहाड़ी पर स्थित है और इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंडराय द्वारा बनवाया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 6वें का सी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, ये राजस्थान में भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण समुदायों के लोक देवताओं का सम्मान करने के लिए चित्रित दीर्घ क्षैतिज कपड़े के पर्दे हैं। इन्हें पारंपरिक रूप से जोशी नामक एक जाति द्वारा चित्रित किया गया है जो राजस्थान के राजाओं के दरबार में चित्रकार रहे हैं। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित चित्रकलाओं में से किसका वर्णन किया जा रहा है? फड़ चित्रकला, बसोहली चित्रकला, पुरी पट चित्रकला, पिथौरा चित्रकला। देखिए, यहां पर फड़ चित्रकला का वर्णन किया जा रहा है। फड़ चित्रकला राजस्थान में भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण समुदायों के लोक देवताओं का सम्मान करने के लिए चित्रित दीर्घ क्षैतिज कपड़े के पर्दे हैं और खासकर इन्हें पारंपरिक रूप से इन्हें जोशी नामक एक जाति द्वारा चित्रित किया जाता है। तो यहां पर आपका ए वाला सही है। बसोहली चित्रकला की बात करें तो बसोहली चित्रकला पहाड़ी लघु चित्रकला शैली है जो 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के पहाड़ी राज्यों में फली फूली। यह चित्रकला जो है अपने रंगों और रेखाओं की सुस्पष्ट जीवंतता के लिए जानी जाती है। अब है पिथौरा चित्रकला। तो देखिए, ये पिथौरा चित्रकला जो है ये गुजरात के पंचमहल क्षेत्र और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र के निवासी राठवा भीलों के द्वारा की जाती है। यह चित्रकला विशेष अवसरों को चिन्हित करने के लिए घरों की दीवारों पर की जाती है। पुरी पट चित्रकला, तो पुरी में तो नाम लगा हुआ है तो आप समझ गए होंगे जगन्नाथ पुरी वाला। तो ये उड़ीसा की चित्रकला है और स्पष्ट रूप से उड़ीसा में मंदिरों के शहर पुरी से संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से एक पट होता है जो इसमें एक मुख्य रूप से पट होता है जो प्रारंभ में ताड़ के पत्तों और कपड़ों से निर्मित किया जाता था, लेकिन अब ये कागज से भी निर्मित किया जाता है और इसमें विभिन्न विषयों को चित्रित किया गया है। तो यहां पर आपका सही जो आंसर है 7वें का ए वाला है। बाद बाकी का तो मैंने व्याख्यान यहां पर दे दिया है। 8वां प्रश्न है आपका, सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? आरजे मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख और सेना का प्रधान सेनापति होता था। दीवान-ए-इंसा राज्य के सभी पत्र व्यवहार के कामकाज औपचारिक या गोपनीय विभाग की देखभाल करता था। बरीद का मुख्य दायित्व शासकों के लिए खुफिया जानकारी जुटाना था। देखिए, सैन्य विभाग को उस समय दीवान-ए-अर्ज कहा जाता था। दीवान-ए-अर्ज कहा जाता था और इसका प्रमुख आरजे मुमालिक होता था। लेकिन यहां पर ध्यान देना, सेना का जो प्रधान सेनापति जो होता था वो स्वयं सुल्तान होता था, यानी ये सेना का प्रधान सेनापति नहीं होता था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। दीवान-ए-इंसा वह विभाग होता था जो सुल्तान और अन्य देशों के शासकों के बीच तथा सुल्तान और उसके अधीनस्थ अधिकारियों के बीच होने वाले राज्य के सभी औपचारिक एवं गोपनीय पत्र व्यवहार की देखभाल करता था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। बरीद जो है गुप्तचर है, यानी खुफिया एजेंट होते थे जो साम्राज्य के विभिन्न भागों में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में शासकों को सूचना देते थे।
तो यहां पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 8वें का डी, केवल 2 और 3। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। यह पारंपरिक रंगमंच कला गोंधल, जागरण और कीर्तन जैसी लोक शैलियों से विकसित हुई है। इसमें मुर्की के नाम से जानी जाने वाली अभिनेत्री नाटक में नृत्य अभिनय की प्रमुख प्रतिपादिका होती है। शास्त्रीय संगीत, फुर्तीले पादजाप और सुस्पष्ट भंगिमाओं के संयोजन के साथ नृत्य के माध्यम से भावनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस रंगमंच कला का वर्णन किया जा रहा है? भावना, तमाशा, दशावतार, तेरुकुत्तू। देखिए यहां पर जो बात हो रही है, ये बात हो रही है तमाशा की। उपयुक्त परिच्छेद में जिस रंगमंच कला का वर्णन किया जा रहा है वह तमाशा है, और यह एक महाराष्ट्र की एक पारंपरिक मराठी लोक नाट्य शैली है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का बी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी ईस्वी के यूनानी और रोमन वृत्तांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? पहला है, यूनानी भाषा में लिखी गई टॉलमी की ज्योग्राफी भारत के भूगोल और वाणिज्य पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। अगला है, लैटिन भाषा में लिखी गई प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टीरिया भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। देखिए यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लेस ऑफ द एरिथियन सी और टॉलमी की ज्योग्राफी दोनों भारतीय भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टीरिया जो ईसा की प्रथम शताब्दी में लैटिन भाषा में लिखी गई थी, यह हमें भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार की जानकारी प्रदान करती है। तो यहां पर आपका पहला दूसरा कथन दोनों ही सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 11वां प्रश्न है आपका, यह 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से संबंधित लघु चित्रकला है। इसमें चौर पंचाशिका चित्र, इसमें बिल्डर द्वारा रचित एक चोर की 50 पंक्तियां शामिल हैं। इस चित्रकला की शैली शुद्ध स्वदेशी है और इसे पश्चिमी भारतीय कला की प्रारंभिक परंपरा से लिया गया है, और इस पर ना तो फारसी और ना ही मुगल शैली का कोई प्रभाव प्रतीत होता है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस चित्रकला का वर्णन किया जा रहा है? गुलेर चित्रकला, कुल्हा कदार समूह, पाल लघु चित्र, रसमंजरी लघु चित्र। देखिए यहां पर कुल्हा कदार चित्रकला का वर्णन किया जा रहा है, और इस लघु चित्रकला शैली का उद्भव 16वीं शताब्दी में हुआ था, और यह शैली शुद्ध स्वदेशी रूप से विकसित हुई थी। इस शैली पर ना तो फारसी और ना ही मुगल शैली का कोई प्रभाव प्रतीत होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है कुल्हा कदार समूह। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11 का बी वाला। 12वां प्रश्न है आपका, 12वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म व्यावहारिक रूप से विलुप्त हो गया। इसके पतन के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? इसने ब्राह्मणवाद के उन तरीकों को अपना लिया जिनके विरुद्ध इसने प्रारंभ में लड़ाई लड़ी थी। भिक्षुओं ने पाली भाषा को त्याग दिया और बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत को अपनाया। विहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश होने से इसका पतन हुआ। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए हम लोग देखते हैं कि आरंभ में प्रत्येक धर्म सुधार की भावना से प्रेरित होता है, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है वह उन्हीं कर्मकांडों और अनुष्ठानों के जाल में फंस जाता है जिनकी वह आरंभ में निंदा करता था। बौद्ध धर्म में भी कुछ इसी तरह से हुआ है। बौद्ध धर्म भी इसी तरह के कायांतरण से गुजरा है, और यह भी ब्राह्मण धर्म की उन बुराइयों का शिकार बन गया जिनके विरुद्ध इसने प्रारंभ में लड़ाई लड़ी थी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यह भी सही है। देखिए बौद्ध धर्म की जो आरंभ हुआ था तो उस समय इसकी जो भाषा थी वो पाली थी, पाली या प्राकृत भाषा थी, जिससे कि आम जनमानस बौद्ध धर्म से आसानी से जुड़ सका। लेकिन जैसे ही इन्होंने इसके बुद्धिजीवियों ने संस्कृत भाषा का उपयोग किया है, वैसे वैसे जो आम जनमानस है उससे दूर जाने लगा है, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा केवल विद्वजनों की भाषा थी, आम जनमानस की भाषा नहीं थी। तो ये भी एक कारण रहा। तीसरी बात यह है कि आप लोग जानते होंगे ईस्वी की प्रथम शताब्दी से बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा आरंभ हो गई थी, और मूर्ति पूजा जब इन लोगों ने स्टार्ट कर दी तो ये लोग उपासकों से अत्यधिक मात्रा में चढ़ावा लेने लगे थे। तो ऐसे करके आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो भी बौद्ध भिक्षु हैं उनका जीवन काफी सुखमय हो गया। इसके अलावा संघ में स्त्रियों के प्रवेश की वजह से आप लोग जानते ही हैं, स्त्रियों का जब प्रवेश हो गया तो ये लोग भी भ्रष्ट हो गए। तो यहाँ पर तीनों ही रीजन जो है वैलिड हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 12 का डी, 1, 2 और 3।
13वां प्रश्न है आपका, हड़प्पा की मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। हड़प्पा की मोहरें प्राय सेलखड़ी से निर्मित होती थी। मोहरों पर निर्मित सबसे सामान्य पशु आकृतियों में एक सींग वाला सांड, भैंस, बाघ, गैंडे थे। प्रत्येक मोहर एक चित्रात्मक लिपि में उकेरी गई थी। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं जो आमतौर पर सेलखड़ी और कभी कभी गोमेद, चमकदार पत्थर, तांबा, कांस्य और टेराकोटा से भी निर्मित की गई थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मोहरों पर एक सींग वाला सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, बायसन, बकरी, भैंस आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तीसरा वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए प्रत्येक जो मोहर है इस पर एक चित्रात्मक लिपि उकेरी गई है और ये जो लिपि है ये आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो यहाँ पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 13 का 1, 2 और 3। 14वां प्रश्न है आपका, भारत में सूफी परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित है। एक तरफ शब्दावली है, दूसरी तरफ उसका अर्थ है। जियारत, शेख के पवित्र मकबरे की तीर्थ यात्रा। मुरीद, शेखों के अनुयायी। खानका, सूफी संतों के निवास स्थान। देखिए जब शेख की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो दरगाह होती है, दरगाह का अर्थ होता है दरबार, उसके अनुयायियों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी और इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए लोग जाने लगे। तो यहाँ पर पहला वाला सही है। जियारत का मतलब शेख के पवित्र मकबरे की तीर्थ यात्रा। मुरीद का मतलब होता है शेखों के अनुयायी। खानका का मतलब होता है, देखिए खानका का मतलब होता है सूफी संतों के निवास स्थान। इस संस्थागत दृष्टि से सूफी स्वयं को एक संगठित समुदाय खानका के इर्द गिर्द स्थापित करते थे और खानका का नियंत्रण शेख, पीर अथवा मुर्शीद जो है इनके हाथ में होता था और ये इनके क्या है, इनके निवास स्थान थे। तो यहाँ पर आपका तीनों ही युग्म सही सुमेलित हैं। तो आपका सही आंसर है 14 का बी वाला, 1, 2 और 3। 15वां प्रश्न है आपका, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शब्दावली है, दूसरी तरफ उनके अर्थ हैं, ये आपको बताना है। कुदिरई चेट्टी, अश्व व्यापारी। अमर नायक, सैन्य कमांडर जिन्हें शासन हेतु राज्य क्षेत्र दिए गए थे। राय, विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा अंगीकृत उपाधि। देखिए आपका पहला वाला यहां पर बिल्कुल सही है। व्यापारियों के स्थानीय समूह जिन्हें कुदिरई चेट्टी अथवा घोड़े के व्यापारी कहा जाता था। तो यहां पर आपका पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड वाला युग्म ये भी सही है। देखिए अमर नायक जो हैं ये सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। तीसरा वाला ये भी सही है। अमर नायक तो आपको बता दिया। राय जो है ये विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे। तो यहां पर तीसरा वाला सही है, यानी विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा अंगीकृत उपाधि। यहां पर आपके तीनों ही कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का बी, 1, 2 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।